चलिए, आज हमारा टॉपिक है दर्पण सूत्र। ठीक है ना भाई। मालूम है क्या होता है दर्पण सूत्र? एफ वी यू, इन तीनों में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। तो एफ का मतलब जानते हो? एफ क्या कहते, किसे कहते हैं? वी को क्या कहते हैं और यू को क्या कहते हैं? एफ है आपकी दर्पण की फोकस दूरी। एफ क्या है? आपकी दर्पण की फोकस दूरी। वी क्या है? वी है आपका प्रतिबिंब की दूरी। और यू क्या है? आपका वस्तु की दूरी। तो इन तीनों में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। और इनका सूत्र कैसा रहता है मालूम है ना भाई? ये रहता है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। यह है आपका दर्पण सूत्र। यही अवतल दर्पण के लिए भी रहेगा, यही आपका उत्तल दर्पण के लिए भी रहेगा। ठीक है, तो इसी को हमें यहाँ पर अभी लिखना है, इसकी परिभाषा, और क्या करना है, इसको फिर अभी उत्पन्न भी करना है। तो चलिए ध्यान से देखना इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे भाई। ठीक है, तो किसी भी दर्पण की फोकस दूरी f, किसी भी दर्पण की फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u, वस्तु की दूरी u एवं प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध बताने वाले या संबंध दर्शाने वाले सूत्र को, संबंध दर्शाने वाले सूत्र को दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र कहते हैं। ऐसे किसी भी दर्पण की फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u एवं प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को दर्पण सूत्र कहते हैं। अर्थात क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये सभी स्मॉल है। इस तरीके से ये आपका दर्पण सूत्र होता है। ठीक है, अब हम इसकी उत्पत्ति देखेंगे। अवतल दर्पण के दर्पण सूत्र की स्थापना कैसे निकालते हैं इसको। अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र की स्थापना जब प्रतिबिंब वास्तविक बने। तो चलिए इसका सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम को समझना भैया अच्छे से। अगर डायग्राम आपसे बन गया तो फिर इसका डेरिवेशन जो लिखना है शब्दों में, वो आपसे आसानी से बन जाएगा। ये आपका क्या है? एक अवतल दर्पण है, जिसको हम नाम देंगे एक्स वाई। तो एक्स वाई आपका क्या है? एक अवतल दर्पण है। ठीक है, साथ साथ इसको बनाते भी चलिए और समझते भी जाना। ठीक है, जिसका ध्रुव क्या है? जिसका ध्रुव P है। ठीक है ना भाई। आपका एक्स वाई क्या है? एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है? P है। अब ये रहा आपका मुख्य अक्ष। आपको मालूम है कि मुख्य अक्ष कहां से होकर गुजरता है? ध्रुव से होकर गुजरता है। ये आपका मुख्य अक्ष है भाई। ठीक है, कि माना एक्स वाई एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब इस अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर, ये रहा आपका मुख्य अक्ष है, तो इस पर हम क्या करेंगे? इस अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर अक्ष के लंबवत, इस तरीके से ये लंबवत है, अक्ष के लंबवत एक वस्तु AB। ठीक है ना भाई, अक्ष के लंबवत एक वस्तु AB क्या करते हैं? रखते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? अब इस वस्तु AB से एक प्रकाश किरण आपतित होगी, यहां से, इससे A से P तक, इस तरीके से एक प्रकाश किरण आपतित होगी ऐसे। ये क्या है? आपका प्रकाश किरण आपतित हो रही है। कहां से निकल रही है? A से, और A से AP बना रहा है, और बिंदु P पर वो टकराता है। ठीक है, अब उसके बाद परावर्तन होकर के वो कहाँ चला जाता है? PO दिशा में निकल जाता है। तो परावर्तन के पश्चात
ये परावर्तन के पश्चात ऐसे इस तरीके से, और इसको हम नाम देंगे O। तो ये चला जाता है PO दिशा में। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, आपका क्या है, मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष पर, ठीक है ना भाई, एक वस्तु ए बी रखे हैं और ए से पी एक किरण प्रकाश या प्रकाश किरण क्या होती है, आपतित होती है बिंदु पी पर। फिर वो परावर्तन के पश्चात यहां से टकराने के पश्चात ओपी दिशा में या बोल सकते हो पीओ दिशा में चली जाती है। समझ में आ रहा है यहां तक? चलिए, तो आपको मालूम होगा कि जब आपतित होती है तो आपतन कोण बनता है और परावर्तित होता है तो परावर्तन कोण बनता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर आपका आपतित किरण यानी कि यह है तो आपतन कोण ये होगा आपका आई, आ रहा है समझ में, और ये आपका कौन सा कोण होगा, परावर्तन कोण, जिसे हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। एक एक चीज ध्यान से देखते जाना भाई, ठीक है ना। अब एक प्रकाश किरण तो हो गया, और आपको मालूम है कि प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको दो प्रकाश किरण की आवश्यकता होती है, या जो दर्पण के दो नियम हैं प्रतिबिंब रचना के, वो आपको जरूरी है। तो दूसरा कहां से होकर गुजरेगा, तो दूसरा गुजरेगा आपका वक्रता केंद्र से। तो इस तरीके से ये पॉइंट ए से निकला और वक्रता केंद्र से आपतित हुआ, और आपको मालूम है कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। तो ये परावर्तन के पश्चात वापस उसी माध्यम में क्या करेगा, वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा। तो जहां पर ये दोनों टकराएंगे, यहां पर हो रहे हैं, तो यहां पर क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना भाई, तो ये रहा वस्तु का प्रतिबिंब, और ये आपका बी डैश और ए डैश। ठीक है, जहां पर भाई वस्तु काटेगा वहां क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा, और ये जहां काटा है उसको हमने एक प्रतिबिंब का नाम दिया और उसका नाम है ए डैश बी डैश। तो ये आपका डायग्राम होता है कंप्लीट। अब इसी को पूरा हमको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, किसी को समस्या तो नहीं है कैसे हुआ, फिर से और बताऊं, चलो ध्यान से सुनना भाई। सबसे पहले जो बता रहा हूं उसी को एग्जैक्ट पूरे यहाँ शब्दों में लिखना है, ठीक है ना। ध्यान से देखना कि माना एक्स वाई ई क्या है, अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव क्या है, पी है। ठीक है, अब इस अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष, ये दिख रहा है ना मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के लंबवत ये दिख रहा है, एक हमने वस्तु रखा ए बी, क्लियर है। अब इस वस्तु ए से पी पर, ए पी पर एक प्रकाश किरण आपतित करते हैं जो बिंदु पी पर टकराती है या आपतित होती है। फिर वहां से परावर्तन के पश्चात बिंदु ओपी या बोल सकते हो ओपी दिशा में चली जाती है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब दूसरी प्रकाश किरण क्या होता है, वक्रता केंद्र, ये आपका वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो जहां पर ये दोनों टकराते हैं, कौन, ये आपतित प्रकाश किरण और ये आपके वक्रता केंद्र वाला, तो यहाँ पर ये टकराया, तो जहां पर टकराता है वहां क्या बनता है, प्रतिबिंब। क्लियर है ना भाई, तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा दिख रहा है और वास्तविक और उल्टा है। समझ में आ रहा है ना भाई, तो ए डैश और बी डैश नाम दिया, और जो आपतित किरण होती है तो उसका कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण, उसको आई से प्रदर्शित करते हैं, और जो परावर्तित किरण होती है उससे परावर्तन कोण बनता है उसके बीच में, और उसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। और आपको मालूम होगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है, लिखे आप, ठीक है, चलिए लिखे आप। तो माना एक्स वाई एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। जहां समझ में नहीं आएगा पूछ लेना, ठीक है ना। माना एक्स वाई एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। ठीक है, इस अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर इस अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर या मुख्य अक्ष से, ठीक है,
मुख्य अक्ष पर अक्ष के लंबवत एक वस्तु ए बी रखी है या रखा है। ठीक है ना भाई, देख लीजिए कि माना एक्स वाई आपका एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। इस अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष, यह आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर अक्ष के लंबवत एक वस्तु ए बी रखा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तब वस्तु ए बी से एक प्रकाश किरण कौन सा, AP, ये वाला एक प्रकाश किरण AP बिंदु P पर आपतित होती है। ठीक है, बिंदु P पर आपतित होती है। ठीक है, एवं परावर्तित होकर OP दिशा में चली जाती है। देख लो भाई, एक प्रकाश किरण AP बिंदु P पर आपतित होती है और परावर्तित होकर OP दिशा में चली जाती है। ठीक है, अब दूसरी प्रकाश किरण कौन सा, ये वाला आपका। ठीक है ना भाई, C पर आपतित होती है यानी कि वक्रता केंद्र पर। अब दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C पर आपतित होती है एवं परावर्तित होकर उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। क्लियर है यहां तक, देख लीजिए। ठीक है ना भाई, उसी मार्ग में क्या करता है, वापस लौट जाता है जहां से वो आया रहता है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या हुआ था, अब ध्यान से देखना। अतः चित्र से स्पष्ट है कि ये दोनों बिंदु या दोनों प्रकाश किरण कहां पर काट रहे हैं एक दूसरे को, A डैश पर काट रहे हैं ना भाई। तो लिखेंगे चित्र से स्पष्ट है कि दोनों किरणें बिंदु A डैश पर मिलती है, कि दोनों किरणें बिंदु A डैश पर मिलती है। दिख रहा है ना, दोनों प्रकाश किरण कहां पर मिला, बिंदु A डैश पर। तब आपका क्या बनेगा, वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा। तब वस्तु AB का प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बोल सकते हैं, A डैश B डैश पर बनता है। देख लो भाई, तब वस्तु AB का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा, यानी कि A डैश B डैश पर बनता है। और कहां पर बनता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में। तो लिखेंगे जो वक्रता केंद्र C एवं ध्रुव P के मध्य बनता है। इतना आपका पूरा हमने शब्दों में वर्णन कर लिया भाई।
क्योंकि जितना यहाँ पर दिया था उसी को पूरा एग्जैक्ट हूबहू शब्दों में वर्णन किए हैं। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, जिसको भी डाउट होगा वो पूछ सकते हो। अब इसका डेरिवेशन स्टार्ट होगा। अब डायग्राम को तो मैं मिटाऊंगा नहीं क्योंकि अभी इसकी आवश्यकता पड़ेगी इस कारण से, ठीक है ना। तो नीचे भी यहाँ जगह दिख रहा है। अब परावर्तन के नियमानुसार, परावर्तन के नियमानुसार क्या होता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण, ये होता है। ठीक है ना भाई, आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। तो चलिए बताओ यहाँ पर आपतन कोण कौन है? ए पी बी, यह है आपका आपतन कोण, कोण ए पी बी। अच्छा, परावर्तन कोण कौन है बताओ? बी पी ओ, यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो हो जाएगा बी पी ओ। इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? आई, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? तभी तो वो एक दूसरे के बराबर होंगे। क्लियर है? ठीक है ना भाई। तो ये हो जाएगा आपका आई और आर। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होगा। अब ध्यान से इधर देखो, एक त्रिभुज आपका बन रहा है ए बी सी ये वाला, और एक त्रिभुज आपका ए डैश बी डैश सी ये दोनों कैसे दिख रहे हैं? आपस में समरूप है। समरूप मतलब समझते हो ना, एक जैसे दिख रहे हैं। लेकिन सर्वांग सम का मतलब होता है, अगर तुम गणित में 10वीं में पढ़े होगे, सर्वांग सम मतलब दिखना भी सेम चाहिए और पूरा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी चीज बराबर होना चाहिए, वो सर्वांग सम कहलाता है। और समरूप मतलब छोटा रहे या बड़ा नहीं, बस उसी के जैसे दिखना चाहिए। तो यहाँ पर आपका उसी को लिखेंगे। अब त्रिभुज ए बी सी ये वाला ए बी सी एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश सी ये वाला ए डैश बी डैश सी कितना है? आपस में समरूप है। आपस में, अगर तुम 10वीं में गणित अच्छे से पढ़े होगे इस वाले चैप्टर को, ठीक है ना भाई, सर्वांग समता वाला, तो आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा। और नहीं आ रहा है तो समझने की कोशिश करना, ठीक है ना भाई। अगर नहीं आया होगा वहां तो त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश आपस में क्या है? समरूप है। तब क्या होगा? ए बी बटे में क्या होगा? ए डैश बी डैश इक्वल, ये क्या होगा? बी सी बटे में क्या होगा? बी डैश सी। इसको देना समीकरण नंबर ए। आया समझ में यहां तक? कैसे आ रहे हैं भाई समझ में? चलिए अब इसी प्रकार एक त्रिभुज और है आपके पास ए पी बी, अब बड़ा वाला ए पी बी ये पूरा, और दूसरा यहां से फिर निकलेगा ए डैश बी डैश पी, ये दोनों आपस में क्या है? समरूप है। ये पूरा लेना इस बार ए बी पी, चाहो तो इसको अलग ऐसे कर सकते हो, इस तरीके से दिख रहा है ये ए पी बी, ठीक है ना भाई। और ये वाला ये भी तो ऐसे दिख रहा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और ये ऐसा मिला हुआ है, ये बीच वाला सिर्फ इसका डायग्राम कैसा हो गया? घूम गया। इसको ऐसे करेंगे तो समरूप ही है। तो इस बार ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है। तो लिखेंगे तथा त्रिभुज ए बी पी ये वाला ए बी पी एवं ए डैश बी डैश पी आपस में समरूप हैं। आपस में समरूप हैं। तब क्या होगा? ये बनेगा ए बी बटे ए डैश बी डैश, बिल्कुल इसी की तरह लेफ्ट हैंड साइड आपको मिलेगा भाई, ए बी बटे में ए डैश बी डैश। दूसरा आपका क्या बनेगा? बी पी, इस बार क्या बनेगा? बी पी बटे में हो जाएगा बी डैश पी, ये बनेगा बी पी बटे में बी डैश पी। इसको देना समीकरण नंबर 2। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, समीकरण 1 और 2 में आपका एक साइड यानी कि ए बी बटे ए डैश बी डैश इक्वल दिख रहे हैं, तो इनकी तुलना करेंगे। या तो बोल सकते हो कि समीकरण 1 2 में समीकरण 1 से मान रखने पर, तो जैसे भी लिख सकते हो। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, चलो तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? बी सी
बटे में हो जाएगा बी डैश सी, और इधर आपका क्या है बी पी, और बटे में है बी डैश पी, समीकरण नंबर 3। इसको भी जहां भी समझ में नहीं आएगा बिल्कुल पूछ सकते हो, इसको अभी समीकरण मत दो, आगे देंगे इसका जस्ट। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर हम कुछ वैल्यू रखने वाले हैं, बी सी की जगह वैल्यू पुट करने वाले हैं, और बी डैश सी की जगह। तो बी सी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ध्यान से देखना, ये रहा आपका बी सी, मुझे इसकी वैल्यू निकालना है। तो अगर मैं बी पी में से सी पी को घटा दूं तो क्या मुझे बी सी मिलेगा क्या? हाँ, ध्यान से समझिए, इसको मैं अलग से बना के समझा रहा हूँ। इधर देखना, इस तरीके से, ये आपका पूरा बी, ये बीच में सी, और इधर है आपका पी, ठीक है ना। मुझे बी सी की वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो मैं पूरा को मान लेता हूँ 10, बी से लेकर पी तक क्या है 10, और इसको मान लेता हूँ मैं 7। तो मुझे बी सी का मान पता करना है, कितना आएगा, कितना आएगा? तो आएगा कैसे, ये तो सब बता देते हैं, छोटे बच्चे ऐसे करते हैं, हम बता देते हैं, लेकिन लाए कैसे ये नहीं बताते। तो अगर आप 10 में से 7 को घटाएंगे तब जाकर 3 आएगा, आएगा ना भाई। तो 10 का मान क्या है, बीपी तो है, आया क्या समझ में? अच्छा, ये आपका क्या है सीपी, तो अगर इसको हल करेंगे तो आपको क्या मिला बीसी। तो पहले अब बताओ, मैं इसके जगह बीसी की जगह ये रख सकता हूँ कि नहीं? क्लियर है ना, बीपी माइनस सीपी रखें, रख दें। और सेम उसी प्रकार बी डैश सी, इसको भी देख लो पहले, ये रहा बी डैश सी, तो यहां से लेकर यहां तक, तो मुझे इसका मान निकालना है बी डैश सी का। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार अगर मैं यहां से लेकर यहां तक और इसको घटा दूं तो मुझे उसका भी मान मिल जाएगा। इसको भी करके दिखाना है, नहीं लगेगा ना? हाँ, चलो लिखे तो फिर। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका, बी सी की जगह हो जाएगा बी पी माइनस सी पी, ये हो गया। अब बी डैश सी इसकी जगह रखेंगे तो सी पी, ये वाला बड़े में से इसको घटा दो तो कितना है सी पी माइनस बी डैश पी, और इधर है आपका बी पी और बटे में बी डैश पी, समीकरण नंबर 3। ये अब पहले बता दो इसको, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया है ना, ये मिटा दू ना। चलो, अब चिन्ह परिपाटी का यहाँ पर वैल्यू रखना है, ध्यान से देखना, ठीक है। अब चिन्ह परिपाटी का यूज करेंगे भाई, ध्यान से देखना। अब चिन्ह परिपाटी से क्या होगा, चिन्ह परिपाटी से हमको बीपी सीपी इन सब का मान निकालना है। तो चलिए बीपी का मान निकालते हैं, क्या आएगा चलो बताओ ध्यान से देख के। बीपी का, ये रहा बी, ये रहा पी, तो सबसे पहले ये देखो, ये बी से पी, ये क्या है वस्तु, तो वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाता है? मैं तो लिखवाया हूं इससे पहले दर्पण सूत्र में। वस्तु की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? हाँ, किसे प्रदर्शित करते हैं? यू से। लेकिन ये बताओ कौन से डायरेक्शन में है? इधर है ना, बाएं पक्ष में, तो क्या आएगा माइनस, माइनस का यू आएगा। और चाहो तो आप लिख सकते हो दर्पण से वस्तु की दूरी है, ये क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी। आ रहे ना भाई समझ में? अच्छा, अब हमको निकालना है सीपी का मान, तो देखो पहले सीपी कहाँ है, ये रहा सी और पी, तो ये सी क्या है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से, तो माइनस लगेगा क्योंकि पूरे बाएं पक्ष में है। तो आर की भी कुछ वैल्यू होती है, आपको मालूम है 2f, पढ़े हो? हाँ, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा। तो ये क्या है आपकी, ये क्या है आपकी वक्रता त्रिज्या है, ठीक है ना भाई, तो लिख लेना यहाँ पर वक्रता त्रिज्या। अब एक चीज और बच गया, ये बी डैश पी, इसकी वैल्यू निकाल, तो ये रहा बी डैश पी। चलो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगा? ये क्या है, ये है प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी, क्या लिखते हैं प्रतिबिंब की दूरी के लिए v, ठीक है ना भाई, तो ये क्या होगा माइनस v। तो चाहो तो लिख सकते हो वस्तु वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, या ऐसे लिख लो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी।
दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। अब इन सब मान को ये समीकरण 3 में रखेंगे। पहले ये बताओ, ये चिन्ह परिपाटी का मान कैसे निकला, सब समझ में आया सभी का? चलिए, अब इन मानों को समीकरण 3 में रखते हैं तो लिखेंगे, अब इन मानों को समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो चलिए इसको रख देते हैं समीकरण 3 में। बीपी, बीपी की जगह क्या रखना है? माइनस यू, ये लो माइनस यू, और माइनस है। सीपी की जगह क्या रखना है? माइनस का आर, ये रहा माइनस का आर। सीपी इसकी जगह क्या, सॉरी आर मत रखो, सीधा इसको रखो माइनस का 2f, ठीक है, 2f, ठीक है। उसके बाद सीपी, सीपी की जगह क्या क्या रखना है? माइनस 2f, ये माइनस 2f, ये सूत्र और इसका माइनस। बी डेस पी की जगह क्या रखना है? माइनस का v, और इधर आपका क्या है? बीपी, उसके जगह हम माइनस यू, और बी डेस पी की जगह माइनस v, यही है। तो ध्यान से देखना, यहां से क्या होगा आपका, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, होगा होगा कि नहीं होगा भाई? अब क्या करेंगे, इस b का गुणा इसके साथ और u का गुणा इसके साथ करें, फिर यह गुणा हो रहा है तो इधर ला लेते हैं b को, और ये रहा माइनस b, माइनस और माइनस का गुणा प्लस ये वाला, और ये बन गया 2f। बिल्कुल उसी प्रकार u का गुणा इनके साथ, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस 2f, और ये माइनस और माइनस का गुणा प्लस, और ये b। क्लियर है यहाँ तक? अब इसका अंदर गुणा करो तो u का v के साथ तो माइनस uv बनेगा, फिर क्या हो जाएगा? प्लस v का इसके साथ तो 2vf, जैसे भी लिखो 2f भी लिखो, एक ही मतलब है। आगे चलो, इधर भी इसका गुणा करेंगे तो माइनस 2uf, और ये हो जाएगा प्लस uv, होगा? अब ध्यान से देखो, ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, ये माइनस है उधर जाएगा प्लस में, ठीक है, पक्षांतर कर रहे हैं। 2vf इधर ले आओ, प्लस माइनस में प्लस में आएगा 2uf इक्वल, इधर क्या है आपका? uv, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में uv। ध्यान से देखो, यहाँ से 2 है, दोनों से कॉमन निकालेंगे बाहर 2 को, तो इधर क्या बचेगा? vf, और इधर क्या बचा? uf, और ये दोनों जुड़ के बनेगा 2uv, एक इधर है एक इधर है, ठीक है। अब ये 2 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा, अगर मैं इधर गुणा में है इधर लाऊंगा तो भाग में होगा, यही से काट दिया। अब लिख लो पहले इसको एक बार, vf प्लस uf इक्वल uv। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण दे दो, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 को, या समीकरण 4 के दोनों पक्ष को uvf से भाग देने पर, समझ में आ रहा है ना? दोनों पक्षों को क्या करेंगे? भाग देंगे भाई। तो चलिए ध्यान से देखना, तो लिखेंगे समीकरण 4 के दोनों पक्ष को, या दोनों पक्ष में uvf से भाग देने पर, चलिए दें भाग, तो ये हो जाएगा vf, नीचे में दो uvf प्लस uf, फिर नीचे में भाग दो uvf, इधर भी आओ uv, इधर uvf, जो कट रहा है उसे काटेंगे। अब समझ में आ रहा है ना? कटेगा उसे क्या करना है? काटना है। तो ध्यान से देखो, v से v कैंसिल, f से f कैंसिल, तो पर क्या बचा? 1, ठीक है। इधर u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, इधर uv uv कैंसिल, तो इधर बचा 1/u, ठीक है ना? अच्छा, ऊपर मिटा रहा हूँ, बस एक लाइन और बचा है, आपका आने वाला है आंसर। अब ध्यान से देखना भाई, तो ये इधर क्या बचा? ऊपर में 1 नीचे में u, तो 1/u प्लस 1/u
V इक्वल 1/f, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 1/f बराबर क्या हो जाएगा 1/u प्लस 1/v। यही तो है अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र का व्यंजक। आ गया ना, यही लिखे थे ना परिभाषा में, तो लिख सकते हो यही अवतल दर्पण के लिए, यही अवतल क्या हुआ, यही जी आएगा, बस उसका डायग्राम बस चेंज रहेगा, ठीक है ना। यही अवतल दर्पण के लिए, हाँ जो यहाँ चिन्ह परिपाटी है वो पूरा उसमें प्लस में जाएगा, बस इसका फर्क है। यही अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र का व्यंजक है। उसमें क्या होगा, चिन्ह परिपाटी चेंज होगा, आपका डायग्राम चेंज रहेगा, बाकी करना पूरा वही काम है। इसमें अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र, और निकल के अंतिम में इतना ही आएगा। क्लियर है, तो ये निकल गया आपका, यही अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र का व्यंजक है। आई होप पूरा समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है ना।